सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। कल हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम संज्ञा के भेदों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और दो भेद उसके और है, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ये दोनों ही भेद जो है जातिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आज हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जैसे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान क्या है? जैसे किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नाम, विशेष पर्सन का नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मीराबाई, अकबर। तो ये सब जो है किसी विशेष व्यक्तियों के नाम है। ऐसे ही किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे नेपाल, भारत, दिल्ली, उदयपुर। अब यहाँ पर नेपाल और भारत एक देश का नाम है, दिल्ली और उदयपुर किसी शहर का नाम है। तो ये विशेष शहर और विशेष देशों के नाम है। फिर है कोई विशेष ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कुरान। ये सब क्या है? विशेष ग्रंथ है। फिर है किसी भी विशेष वस्तु का नाम, जिसमें कोई पर्वतों के नाम हो सकते हैं, कोई नदियों के नाम हो सकते हैं, या किसी भी वस्तु के नाम हो सकते हैं। तो जहां पर किसी विशेष का नाम लिया जाए, किसी प्रॉपर प्रॉपर संज्ञा का नाम लिया जाए, वहां पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि हिमालय पर्वतों से गंगा नदी निकलती है। हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत किसी विशेष पर्वत का नाम है, और गंगा नदी जो है किसी विशेष नदी का नाम है। अगर ऐसा कहा जाता कि पर्वतों से नदियां निकलती है, तो यहाँ पर किसी विशेष पर्वत का नाम नहीं लिया गया है, और नहीं कि कोई विशेष नदी का नाम लिया गया है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आते। लेकिन हिमालय पर्वत और गंगा नदी एक विशेष नदी और पर्वत का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा भारत देश अगर हमने नाम लिया कि भारत, तो यह पर्टिकुलर किसी देश का नाम है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जैसे कहा गया कि वह पुस्तक पढ़ रही है, तो वह पुस्तक पढ़ रही है, पर कौन सी पुस्तक पढ़ रही है? उस पुस्तक का कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताते हैं, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब वर्ग, समूह या जाति क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ पर जो है शेर जो है वो सारे शेरों के बारे में बता रहा है, कोई पर्टिकुलर एक शेर के बारे में नहीं बता रहा है। तो वह जो है सारे शेर जाति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वह जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पर्वत, तो यहाँ पर किसी विशेष पर्वत का नाम नहीं लिया गया है। जैसे मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था हिमालय पर्वत, तो यहाँ पर ऐसे किसी विशेष पर्वत के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए यह क्या है? सारे पर्वतों के बारे में बता रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही बालक, सारे बालकों के बारे में बता रहा है। पुरुष, सारे पुरुषों के बारे में बता रहा है। हाथी, सारे हाथी जातियों के बारे में बता रहा है। तो ये सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जो सारी ही वर्ग, समूह या जाति के बारे में बता रहे हैं, किसी एक के बारे में नहीं बता रहे हैं।
तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा आती है। समूह क्या होते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सेना, अब सेना में यहाँ पर किसी एक सदस्य से सेना नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे सैनिक होती है, उनसे सेना बनती है। तो सेना शब्द जो है एक ग्रुप के बारे में बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हिरणों का झुंड आ रहा है, तो इसमें जो है सारे पूरे जो हिरण का ग्रुप है, झुंड है, समूह है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यह किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही और भी जैसे फूलों का गुलदस्ता, तो गुलदस्ता जो है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, फूलों का बंच होता है, गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा, तो उसमें भी बहुत सारी चाबियां होती है। तो ये सारी चीजें किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी, जहां पर कि एक से ज्यादा चीजें होती है। वो चाहे व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जानवरों का समूह हो सकता है, या फिर किसी भी वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो जहां पर भी समूह के बारे में बताया जाता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्योंकि किसी एक जाति के बारे में, मतलब पूरी जाति ग्रुप के बारे में बताते हैं, तो वह भी जो है समूह ही होता है, तो वह किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा, कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या क्या है, कि जिस संज्ञा से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में वो चीजें आती है जिन्हें तोला या मापा जाता है, जिन्हें तोला या मापा जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सब धातुएं हैं, इन्हें तोला जाता है, तो ये किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ठोस धातुओं में ये आएगी। फिर इसी तरह किसी भी प्रकार का अनाज हो सकता है, वो भी जो है ठोस धातु के अंतर्गत आएगा और द्रव्य के अंतर्गत आएगा। चूना, पत्थर, ये सभी ठोस धातुएं हैं, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार जैसे तरल चीजें हैं, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, पेट्रोल, ये सारी चीजें जो है क्या है, हम माप करके देते हैं, लीटर में हमें दी जाती है, तो ये किस में आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, लेकिन तरल द्रव्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब है भाववाचक संज्ञा, की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है, जिससे भाव पता चले, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन चीजों को छुआ या देखा नहीं जा सकता या गिना नहीं जा सकता, वह भाववाचक संज्ञा है। इसमें जैसे किसी के गुण, दोष, अवस्था आदि का, आदि के बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण, दोष, भाव क्या होंगे? जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, यह मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सुंदर शब्द आ रहा है, तो जो है कि वह सर्वनाम है, और उसका जो गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, वो कौन सा शब्द बता रहा है, सुंदर शब्द बता रहा है। यहाँ पे सुंदर शब्द जो है, सुंदर शब्द से सुंदरता शब्द बनता है, जो भाववाचक संज्ञा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो विशेषण शब्द होते हैं, तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे सुंदर शब्द विशेषण शब्द है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो उससे भाववाचक संज्ञा सुंदरता बनेगी। इसी तरह मिठास, मीठा से मिठास बनता है, आम मीठा है, तो आम में मिठास होती है, यह भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, वह ईमानदार है, तो ईमानदार से ईमानदारी शब्द बनता है, जो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। इसी प्रकार चतुराई, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दोष, किसी के दोष बताना, उसकी उसके अंदर क्या बुराइयां है उनको बताना, जैसे चोरी, बेईमानी, गंदगी, क्रोध, गुस्सा,
ये सारे जो है क्या बताते हैं, किसी के भी दोषों के बारे में बताते हैं। तो ये सारे शब्द भी किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जैसे हंसी, अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। अगर किसी को कोई चोट लग गई है तो हमें उस पर दया आती है। तो ये सब क्या है, ये हमारे भाव है, और इनको हम जो है छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी सारी संज्ञाएं जो हमारे भाव को बताती है, वो जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब है अवस्था। अवस्था क्या होती है, जैसे किसी का बचपन, बुढ़ापा, यौवन, जन्म, मृत्यु, ये सब जो है किसी के अवस्था के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आपको जो है मैंने जो भी आज कुछ पढ़ाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। और जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करिएगा। ओके, धन्यवाद।